बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक और इंतहाई पुरस्रार कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। चांद नगर एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत था, जिसका नाम प्रेम नगर था। इन दोनों गांव के दरमियान एक नदी गुजरती थी। इन दोनों के दरमियान लोगों में काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। अगर किसी एक गांव में मुसीबत आती तो दूसरे गांव वाले इसकी भरपूर मदद करते थे और वो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। दोनों गांव का आपस में बाहमी इत्तफाक था। इन दोनों के सरदार भी नेक दिल थे। इन दोनों सरदारों के दरमियान भी बाहमी इत्तफाक था। इन दोनों गांवों में लोगों की बहुत सारी ज़मीनें थीं। लोग ज़मीनों में हल चलाते और अपना गुज़र बसर करते। चांद नगर गांव में एक लड़का अहमद था। अहमद का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो चांद नगर के सरदार, जिसका नाम अमीन था, इसके साथ रहता था। अमीन का इस दुनिया में कोई बेटा ना था, इसलिए वो अहमद को ही अपना बेटा मानते थे। अहमद बहुत ही सीधा साधा सा नौजवान था। अपनी दुनिया की रंगीनियों के बारे में इसे कुछ मालूम न था। अहमद शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत था। दूसरी तरफ प्रेम नगर में सांवल नाम का एक लड़का था, जो कि प्रेम नगर गांव के सरदार का बेटा था। प्रेम नगर गांव के सरदार का नाम रहमान था। रहमान प्रेम नगर गांव के सरदार होने के साथ साथ बहुत अमीर तरीन आदमी था, इसलिए रहमान ने सांवल को पढ़ाई के लिए शहर भेजा हुआ था। सांवल शहर के सबसे मशहूर कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद सांवल अपने गांव प्रेम नगर वापस आ गया। सांवल प्रेम नगर कभी न गया था और ना ही वो चांद नगर गांव के लोगों को जानता था। सांवल कॉलेज में तानिया नामी लड़की से बहुत मोहब्बत करता था और तानिया भी पागलों की तरह उसे चाहती थी। इसलिए वापसी पर वो तानिया को भी अपने साथ प्रेम नगर ले आया। तानिया का इस दुनिया में कोई नहीं था। सांवल ने अपने बाप रहमान को तानिया के बारे में सब कुछ बता दिया था। तानिया रहमान को बहुत अच्छी लगी थी और इसे अपने बहू के रूप में उसे बहुत पसंद आई थी। सांवल की माँ ने तानिया के घर वालों के बारे में जब पूछा तो तानिया की आंखों से आंसू जारी हो गए। सांवल की माँ ने कहा, बेटी क्या हुआ? मेरा इस भरी दुनिया में कोई नहीं है। कौन कहता है कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? मैं हूँ ना, मुझे माँ कहकर बुलाया करो। सच माँ? ये कहकर वो बहुत खुश हुई। अहमद अपने खेतों में काम कर रहा था। वहाँ दीन आ गया और अहमद को काम करता हुआ देखकर बहुत ही खुश हुआ। अहमद ने जब अमीन को देखा तो वो काम छोड़कर अमीन की तरफ चल दिया और इनको आदाब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बताओ कैसा चल रहा है काम? बहुत अच्छा, लेकिन आप यहाँ कैसे? बस बेटा खेतों की सैर को निकला था, मन किया तो तुमसे मिलने चला आया। अच्छा, करो काम तुम। जी अच्छा। वो इतना कहकर दोबारा काम करने लगा। अमीन आगे चल पड़ा। जब अहमद काम करने से फारिग हुआ तो घर को वापस जाने लगा तो अहमद को दूर खेतों में कुछ दिखाई दिया। पहले तो अहमद ने सोचा छोड़ो यार, वैसे ही कोई चीज़ होगी। फिर इसने सोचा कि जाकर देखने में हर्ज क्या है। अहमद इसकी तरफ चल पड़ा जिस तरफ वो चीज़ पड़ी हुई थी। जब अहमद इसके करीब पहुंचा तो इसको एक लड़की बेहोश पड़ी हुई मिली।
इस लड़की के सर पर चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। अहमद इसको देखकर डर गया और सोचने लगा कि इस लड़की को यहाँ कौन छोड़कर चला गया और ये लड़की कौन है। वो सोचों की दुनिया से बाहर निकला और इस लड़की को उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। अमीन ने दूर से ही अहमद को देख लिया था। वो लड़की इसके कंधे पर उठाए हुए चला आ रहा था, उसे आते हुए देख रहा था। ये लड़की कौन है और इसे कहाँ से उठा कर लाए हो अहमद? इसने कहा, बाबा ये लड़की खेतों से मिली है और वहाँ कोई भी ना था, इसलिए मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। इसकी हालत तो देखें, बुरी तरह ज़ख्मी है, इसको क्या हुआ है? ये कहता हुआ वो आगे चल पड़ा और फिर दोनों घर जा पहुँचे। प्रेम नगर में तानिया के गुम होने की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। तानिया घर में मौजूद न थी और किसी को भी उसकी खबर न थी कि वो कहाँ गई है। रहमान के घर वाले बहुत ही परेशान थे, ख़ास तौर पर सांवल तानिया के गुम होने की वजह से बहुत परेशान था। रहमान ने सांवल से कहा, मैं चांद नगर जाकर तानिया को ढूंढता हूँ, हो सकता है कि वो वहाँ गई हो। सांवल ने रहमान से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। वो दोनों घर से निकले और सीधे अमीन के घर पहुँचे और तानिया के मुतल्लिक सारी बात अमीन को बताई। अमीन ने सारी बात सच्चाई सुनी और अमीन और सांवल को बता दी कि किस तरह अहमद को खेतों में से काम करते हुए एक ज़ख्मी लड़की मिली है। सांवल ने अमीन से कहा, हम इसे देख सकते हैं। इतने में अहमद भी आ गया। इसने सलाम किया तो अमीन ने कहा, बेटा सांवल को साथ ले जाओ और वो लड़की दिखाओ जो तुम्हें काम करते हुए मिली है। अहमद सांवल को लेकर कमरे में ले गया। सांवल लड़की को देखा तो चिल्लाया, यही तो है, यही है तानिया मेरी, मगर इसके सर पर चोट कैसे लगी? ये मुझे इस तरह ज़ख्मी हालत में मिली थी। काम के दौरान मेरी इस पर नज़र पड़ी तो मैं इसे घर ले आया। आह आह सांवल, वो चिल्लाया। इसको होश आ गया। वो इसके सामने खड़ा हो गया और अहमद एक तरफ खड़ा हो गया। तानिया ने जो ही आंखें खोली तो सांवल को देखते ही एक चीख मारी और भागते हुए अहमद से लिपट गई। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। सांवल ये सब देखकर हैरान रह गया। इसको क्या हो गया है? ये मुझे देखकर डर क्यों रही है? और इसकी तरफ बढ़ा और उसको बाजू से पकड़कर अहमद से जुदा करते हुए कहा, देखो तानिया, मैं तुम्हारा सांवल हूँ। तानिया ने एक झटके से इसके हाथों से अपना बाजू छुड़वा लिया और सांवल ने इसे इशारे से रोक दिया और बोला, तानिया तुम्हें क्या हो गया है? मैं हूँ सांवल, तुम्हारा सांवल, आओ घर चलें। देखें ना, देखें, देखो हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते कहाँ तक आ गए हैं। तानिया ने इसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और अहमद से चिमट गई। इतने में अमीन भी अंदर दाखिल हुआ और ये तमाशा देखने लगा। सांवल ने एक बार फिर इसको बाजू से पकड़ने की कोशिश की तो तानिया ने झटके से अपने बाजू को छुड़ा लिया और बाहर की तरफ भाग गई। अहमद भी इसके पीछे भागा। सांवल इसी जगह बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रहमान ने आगे बढ़कर सांवल को संभाला और इसको तसल्ली देते हुए कहा, क्या हो गया है बेटा? मेरी तानिया को क्या हो गया है बाबा? वो अपने प्यार, अपने सांवल को नहीं पहचान रही। इतने में अमीन बोला, लगता है कि तानिया के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। उसकी चोट बता रही है कि शायद उसे अब कुछ याद नहीं रहा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक इसे यहीं रहने दें। जब वो ठीक हो जाएगी आप इसे ले जाइएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, सांवल जल्दी से बोला। मैं इसको साथ ही लेकर जाऊँगा। रहमान ने इसकी बात सुनकर इसको समझाया और कहा, बेटा तुम्हारे चाचा ठीक कह रहे हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उसको यहीं रहने दो,
ورنہ وہ بھاگ جائے گی۔ دیکھو اس وقت بھی وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ وہ تمہیں پہچان نہیں رہی اور تم سے خوف کھا رہی ہے۔ بہتر یہی ہے وہ چاچا کے پاس رہے۔ سانول ایسے ماحول میں خاموش ہو گیا۔ اس نے رحمان کی بات مان لی۔ پھر دونوں وہاں سے چلے گئے۔ 3 ماہ ایسے ہی بیت گئے۔ 3 ماہ میں سانول تانیہ کی جدائی برداشت کرتا رہا اور تانیہ ان 3 ماہ میں ان لوگوں میں گھل مل گئی تھی۔ وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ سانول نام کا کوئی آدمی اس کی زندگی میں بھی آیا تھا کہ نہیں۔ تانیہ اب احمد کو پسند کرنے لگی تھی، مگر احمد نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تانیہ سانول کی محبت ہے۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ تانیہ سانول کی امانت ہے اور وہ آہستہ آہستہ اب ٹھیک بھی ہو رہی ہے اور اب سانول آ کر اپنی امانت کو لے جائے گا۔ سانول نے رحمان سے کہا، 3 ماہ بیت گئے ہیں، تانیہ ٹھیک ہو گئی ہے، ہمیں جا کر تانیہ کو واپس لے آنا چاہیے۔ رحمان نے سانول کی ہاں میں ہاں ملائی اور تانیہ کو لینے چاند نگر چل پڑے۔ وہ دونوں امین کے گھر پہنچے تو تانیہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سانول کو دیکھتے ہی تانیہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تانیہ کے چیخنے کی آوازیں سن کر امین اور احمد وہاں آ گئے۔ تانیہ احمد کو دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگی اور کہنے لگی، وہ دوبارہ آ گیا ہے، وہ مجھے مارے گا، اس نے پہلے بھی مجھے مارا تھا، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پوری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ دیکھو، وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، اس کو روکو، میرے قریب نہ آئے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ بری طرح سے کانپ بھی رہی تھی۔ وہ سانول ہے تانیہ، تمہارا سانول، تمہاری محبت، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تمہیں اس سے ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، اس سے کہو یہاں سے چلا جائے۔ ڈھونڈو اپنے ساتھیوں کو۔ اور وہ اٹھنے لگا۔ وہ بولی، میں ایک عورت ذات ہوں، مجھے تو تم پہلے ہی اس جنگل سے خوف آ رہا تھا اور اب تم بھی۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ کچھ سننا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ سانول کے دل پر یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ رحمان بیٹھ کر امین سے باتیں کرنے لگا اور احمد تانیہ کو کمرے میں لے گیا۔ رحمان نے امین سے پوچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تانیہ بیٹی کو کیا ہوا ہے اور وہ سانول کو پہچاننے سے انکار کیوں کر رہی ہے اور اس سے خوف زدہ بھی ہے، مگر اب یہ اسے پہچاننے سے انکاری ہے۔ ایک ساتھ دونوں پڑے ہیں اور تانیہ کے کہنے پر ہی وہ اس کے گھر اسے لے کر آیا تھا، لیکن اب یوں لگ رہا ہے جیسے اسے کچھ ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں یار اس بچی کو کیا ہو گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، مگر آج سانول کو دیکھنے کے بعد اس کی وہی حالت ہو گئی ہے۔ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس نے اس کو سانول سے خوف زدہ کر دیا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب احمد کہاں گیا ہے؟ مجھے کیا پتا سانول کہاں چلا گیا ہے۔ ہاں، جب تانیہ نے اس کو پہچاننے سے انکار کیا تو وہ غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکل گیا، لیکن اب اس کا جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ خود ہی واپس چلا آئے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سانول جنگل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تانیہ کے نفرت بھرے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ بس آنکھوں سے آنسو تھے جو بہتے چلے جا رہے تھے۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی تھی، مگر وہ تانیہ کی یادوں سے اس وقت باہر آیا جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور اس کو آواز سنائی دی، سانول۔ اپنا نام کسی کی زبان سے سن کر وہ چونک اٹھا۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی
इस जंगल में क्या कर रही है? चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी और इस लड़की का खूबसूरत चेहरा वाज़िया दिखाई दे रहा था। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इसने एकदम से कई सवाल कर दिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम सहर बानो है। मैं अपने साथियों के साथ यहाँ से गुजर रही थी। न जाने मेरे तमाम साथी कहाँ चले गए। मैं इनको ढूंढ रही थी कि तुम मुझे दिखाई दिए, लेकिन तुमने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम सांवल है और मेरा महबूब, मेरा प्यार मुझसे रूठ गया है। मैं इसकी यादों में खोया हुआ हूँ और पता ही नहीं चला कब चलते चलते इस अंधेरे जंगल में पहुँच चुका हूँ। लेकिन मैं तो चला, अब तुम ढूंढो अपने साथियों को। वो उठने लगा तो वो बोली, मैं एक औरत साथ हूँ। मुझे तो पहले ही इस जंगल से खौफ आ रहा था और अब तुम भी अगर चले गए तो मैं हो सकता है कि खौफ के साथ ही मर जाऊं या किसी भयानक दरिंदे का शिकार हो जाऊं। क्या इस वक्त तक मेरा साथ दोगे जब तक मेरे साथी मुझे मिल नहीं जाते? लड़की की बातें सुनकर वो चुप हो गया, फिर बोला, ठीक है, मैं इस घनौने जंगल में रात की इस तारीकी में इनको कहाँ तलाश करूँगी। चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इतना कहकर वो इसके साथ चल दिया और वो इसके साथियों को तलाश करने लगा। चलते चलते सांवल ने बोला, तुम कहाँ से आई हो और यहाँ तक कैसे पहुँची? मैं एक कॉलेज में पढ़ती हूँ, वो बताने लगी, और हम साथियों का प्रोग्राम बना था कि जंगल की सैर को चले। सो हम लोग यहाँ आ गए और अपना कैंप लगा लिया। मैं थकी हुई थी, सो कैंप में सो गई। अब जब उठी हूँ तो बिल्कुल अकेली थी। न जाने मेरे साथी कहाँ चले गए। मैं इनकी तलाश में निकल पड़ी और अब मैं ये भी भूल गई हूँ कि मेरा कैंप किस तरफ लगा हुआ है। मैं जंगल में इनको तलाश करते करते किस तरफ आ गई हूँ। इस लड़की ने अपनी तमाम कहानी मुख्तसरन सुना दी और सांवल ने भी तानिया के बारे में इसे सब कुछ बता दिया। सांवल को खुद भी जंगल के रास्तों का पता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसकी मदद कर रहा था। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गए थे, न जाने किस तरफ चले गए थे, दोनों को ही पता न था। सांवल, मैं थक गई हूँ, मुझसे मज़ीद नहीं चला जाएगा। इतना कहकर वो एक दरख्त के तने के साथ टेक लगा कर बैठ गई। वो भी थका हुआ था, इससे कुछ दूर होकर बैठ गया और फिर लेट गया। लेटते ही इसको नींद आ गई। जब वह उठा तो देखा कि सहर इसके पास नहीं है। वो कहाँ चली गई थी, वो सोचने लगा। इसने इधर उधर देखा, लेकिन इसको वो कहीं भी दिखाई न दी। इसने इसको आवाज़ें लगाईं, लेकिन इसको इसकी आवाज़ का कोई जवाब न मिला। वो उठकर एक तरफ चल दिया। अभी कुछ ही दूर गया था कि इसको किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ कुछ रोशनी भी थी। सांवल इस रोशनी की तरफ चल दिया, लेकिन इर्द गिर्द का माहौल देखकर इसको यूं लगा जैसे ये जंगल नहीं है, यहाँ वो मौजूद था। ये तो कोई और ही जगह है। ये कौन सी जगह थी वो भी नहीं जानता था। वो जो जो रोशनी की तरफ बढ़ रहा था, तो रोशनी तेज होती जा रही थी और वो कोई हवेली थी जिसमें वो घूम रहा था और रोशनी किसी कमरे से दिखाई दे रही थी। हैरानगी के साथ साथ डर भी इसकी रगों में समाने लगा कि जंगल में हवेली कभी उसने नहीं सुना था। लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, माँ सवाए इसके कि वो पता करे कि कमरे में रोशनी क्यों और हंसने की आवाज़ें किसकी हैं। वो चलता हुआ कमरे के पास जा पहुंचा। इसने अंदर झांक कर देखा तो अंदर इसको सहर दिखाई दी। वो अकेली न थी, इसके साथ कोई और भी था। वो दोनों बातों के
دوران ہنس بھی رہے تھے۔ اس کو ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کی باتیں سنے اور جانے کہ وہ کون ہیں اور یہ کس جگہ پر ہیں۔ وہ یہ سوچ کر اور قریب ہو گیا۔ اب ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اسے سحر کی آواز سنائی دی، میں اس لڑکی کے عاشق کو بھی یہاں لے آئی ہوں۔ اچانک زور زور سے ہنسنے کی آواز آنے لگی، ہا 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 ہا۔ تو جواب میں کسی مرد کی آواز سنائی دی، سحر بانو، تم نے بہت اچھا کام کیا، اس کے لیے تمہیں میں ایک بڑا انعام دوں گا۔ سانول یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ جب اس آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مارے ڈر کے سانول کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ کوئی کمزور دل والا ہوتا تو وہ اسے دیکھ کر وہیں خوف سے مر جاتا۔ اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ اس کی بھویں بڑی بڑی اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ زبان دو شاخہ باہر کو لٹک رہی تھی اور خون اس کی زبان سے ٹپک رہا تھا، جیسے ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آیا ہو۔ پورے جسم کے ساتھ بچھو اور دوسرے کئی قسم کے حشرات الارض چپکے ہوئے تھے۔ 2 عدد فالتو ہاتھ بھی تھے۔ اس نے 4 ہاتھ تھے۔ اس نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا، سحر بانو، جیسا کہ ہم نے اس کی محبوبہ کے ساتھ کیا، وہ اب اس کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہے، اب اس کا بھی ہم یہی حال کریں گے۔ ہم پوری طرح پریم نگر اور چاند نگر کو اپنا شکار بنا لیں گے۔ اس جن نے کہا، جاگ کر دیکھو سحر بانو، اس کو ہوش آیا ہے کہ نہیں؟ سحر نے ادب سے سر ہلایا اور کہا، جو حکم بادشاہ سلامت، میں جا کر دیکھتی ہوں، اور سحر دروازے کی طرف چل دی۔ ادھر باہر سانول نے یہ جو باتیں سن کر خوف زدہ کھڑا تھا، کچھ بھی ہوش نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ اتنے میں سحر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سانول بت بنا کھڑا تھا۔ سحر سانول کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر حیران سی رہ گئی۔ اس نے ہماری باتیں سن تو نہیں لی۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس جن کے پاس آئی اور بکھری ہوئی سانسوں سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، وہ کیا ہوا؟ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ کیا تمہیں کسی سانپ نے سونگھ لیا ہے؟ اس سے آگے بھی تو کچھ بولو۔ سحر نے اپنی سانسوں کو درست کرتے ہوئے کہا، وہ سانول، مجھے لگتا ہے کہ اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ وہ باہر ہی کھڑا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کو اندر لے آؤ، میں دیکھتا ہوں اس کو کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ انہی قدموں پر واپس مڑی اور سانول کے پاس چلی گئی۔ چلو اندر، تم کو بلا رہے ہیں۔ وہ کچھ بولنے لگا کہ اس نے زبردستی اس کو اندر کی جانب دھکا دیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اچانک اس کے چہرہ تبدیل ہونے لگا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھیانک چڑیل بن گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سانول کا دل بند ہونے لگا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس سے بھاگا نہ گیا، کیونکہ خوف سے اس کے پاؤں منو بھاری ہو گئے تھے۔ اچانک اس جن نے کہا، دیکھ لڑکے، ہم نے تیری محبوبہ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے کہ وہ تجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہے۔ اب تیری باری ہے۔ وہ اس طرح ہم دونوں گاؤں کو تباہ کر دیں گے۔ اور کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئی۔ جب سانول نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اس جن کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اسے خود ایک زوردار تھپڑ پڑا جس سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تھپڑ مارنے والی سحر چڑیل تھی۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، تو ہمارے بادشاہ کو مارے گا؟ ہم تیرا وہ حال کریں گے کہ تیرے گھر والے بھی تجھے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اچانک سانول کو اس کے کمرے سے بہت سی چڑیلوں کے بین کرنے کی آواز سنائی دینے لگی، کبھی کسی کی ہنسنے کی آواز تو کبھی رونے کی۔ سانول نے دیکھا کہ کمرے کے ایک کونے میں فرش پھٹا اور اس میں سے عجیب و غریب قسم کے حشرات الارض نکل رہے ہیں۔ سانول کی طرف بڑھنے لگے، جن میں سانپ، بچھو، چھپکلی وغیرہ تھے اور نہ جانے کیا کیا
जिन की शक्लें बहुत अजीब किस्म की थीं। सांवल इन्हें देखकर बहुत डर गया। वो वहाँ से भागना चाह रहा था, मगर इससे भागा न गया। वो जैसे ही सांवल के करीब पहुंचे तो अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे जलजला आने लगा। अचानक सांवल के सर पर कोई भारी चीज लगी, जिससे इसको होश न रहा और वो बेहोश हो गया। जब सांवल को होश आया तो खुद को इसने एक छोटी सी झोंपड़ी में पाया। सर पर चोट लगने की वजह से इसे कुछ भी याद न था। इसके सर के साथ क्या हुआ और क्या कुछ होता रहा था। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। इसने झोंपड़ी का जायजा लिया, जो बहुत छोटी थी। वो उठा और झोंपड़ी से बाहर निकल आया। झोंपड़ी से बाहर एक चारपाई बिछी हुई थी और इस पर एक बुजुर्ग बाबा तशरीफ फरमा थे। बहुत ही नूरानी सूरत वाले थे। दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे और हाथ में तस्बीह लिए विर्द कर रहे थे। सांवल इनके नज़दीक गया और बाबा से कहा, बाबा आप कौन हैं? बाबा ने आंखें खोली। बेटा तुमको होश आ गया? जी बाबा, लेकिन देखो सांवल बेटा, अपना नाम इनके मुंह से सुनकर इसको मज़ीद हैरानगी हुई। वो बोले, बाबा मेरा नाम आप कैसे जानते हैं? बेटा इधर आओ, मैं तुमको बताता हूँ। बाबा ने इसको अपने पास बिठा लिया। हाँ अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इनकी बात सुनकर वो बोला, बाबा जी ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ बेटा जानता हूँ, मैंने तुमको इस जिन और चुड़ैल से छुटकारा दिलाया है। अगर मैं कुछ लेट हो जाता तो हो सकता था कि वो तुम्हें मार डालते, लेकिन बाबा वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इतना जानता हूँ कि तानिया के साथ क्या हुआ। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि तानिया इस दुनिया में अब नहीं है। इन दोनों ने मिलकर तानिया को मार दिया है। अब तानिया के रूप में वो काली डायन है, जो चांद की चौदहवीं को एक भयानक रूप धारेगी और चांद नगर और प्रेम नगर को तबाह कर देगी, जो तानिया के रूप में चांद नगर में रह रही है। सांवल के अंदर ये सुनकर इंतकाम की आग भड़क उठी और इसे अपने प्यार का बदला भी तो लेना था। इसने कहा, बाबा जी मैं ये ज़रूर दोनों गांव को बचाना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बाबा जी बोले, हाँ मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि इस काली डायन को हर रोज़ एक अजीबो गरीब किस्म की चुड़ैल मिलने के लिए आती है। अब इन दोनों गांव को बचाना तुम्हारे ही हाथ में है। सांवल पुरजोश लहजे में बोला, मैं ज़रूर बचाऊंगा। आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम तुम्हें इसलिए कहा है कि तुम ही बचाओगे, क्योंकि जो चोट तुमने खाई है उससे जो दलेरी और जुर्रत तुम्हारे अंदर आई है वो किसी में इस वक्त नहीं है। तुम यकीनन ये काम कर गुजरोगे। तुम्हारा अमल बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें एक ऐसे कुएं का पानी लाना होगा जो किसी किस्म के साए में ना हो, यानी ऐन इस कुएं के पानी पर सुबह से शाम तक धूप पड़ती हो, यानी इस कुएं के पानी पर सुबह से लेकर गरूबे आफताब तक कुदरती धूप रहती हो। बाबा ने ये भी बताया कि ये कुआं शमाल की तरफ एक बड़े सहरा में है और इस सहरा में इस काली डायन ने अपना जादू छोड़ रखा है और वहाँ पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें 5 दिन का चिल्ला करना होगा। बाबा जी मैं चिल्ले के लिए तैयार हूँ। आप मेरी मदद करें कि मुझे क्या और कैसे करना होगा। बेटा रात होने वाली है, अब तुम जाओ और कब्रिस्तान में बैठकर चिल्ला करो। बाबा ने सब कुछ उसको समझा दिया था। सांवल ने बाबा जी से इजाज़त ली और किसी कब्रिस्तान की तलाश में चल निकला। सांवल तुम्हें बहुत सारे तरीक़ों से डराया जाएगा, मगर तुम हिसार से बाहर मत निकलना, बेमौत मारे जाओगे। कभी तुम्हें अपने प्यारे नज़र आएंगे और कभी दोस्त यार, लेकिन धोखे में मत आना। एक पुरानी कब्र के पास हिसार खींचा
اور پھر وہ بیٹھ کر درود پڑھنے لگا۔ پہلے کچھ گھنٹے آرام کے گزر گئے، مگر جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس نے آنکھیں کھولیں اور دیکھا پاس والی قبر پھٹ گئی ہے اور اس کے اندر سے سرخ کالا لاوا نکل رہا ہے، مگر ہمت پیدا کر کے آنکھیں بند کر کے پڑھنے لگا۔ اچانک سانول کو چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے کھولی تو باہر کا منظر دیکھ کر ڈر گیا۔ اس لاوے میں عجیب قسم کی شکلیں دکھائی دے رہی تھیں جو بہت زیادہ بھیانک تھیں۔ اچانک اس قبر سے مردہ اٹھا اور سانول کو دھمکی دینے لگا کہ تم جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کو پڑھنا بند کر دو، ورنہ بھیانک انجام کو پہنچو گے۔ مگر اس نے ہمت پیدا کی اور اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا اور پھر آنکھیں موند کر پڑھنے لگا اور بابا کی باتوں کو یاد کر کے ورد کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے وہ رات گزر گئی۔ سانول فجر کی اذانوں کے وقت چلے سے باہر نکلا۔ اس نے فجر کی نماز پڑھی اور واپس بابا جی کے جھونپڑی میں چلا آیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جادو نگر سے ہر روز ایک لڑکی غائب ہو جاتی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سارے چاند نگر کے لوگ بہت ہی پریشان تھے اور یہ بات پریم نگر والوں کو بھی پتہ چلی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ادھر رحمان الگ پریشان تھا کہ اس کا بیٹا سانول پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ سانول کی ماں اس کی جدائی میں رو رو کر الگ پریشان تھی۔ تانیہ کے روپ میں وہ کالی ڈائن بہت ہی خوش تھی، مگر کسی کو کیا پتا تھا کہ تانیہ کے روپ میں وہ کیا ہے۔ سانول کی آنکھ اس وقت کھلی جب اس کو کوئی پکار رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے بابا جی کھڑے تھے۔ بابا جی کو دیکھ کر سانول چونک پڑا۔ اٹھا، اس نے ادھر ادھر دیکھا تو شام کا وقت تھا۔ بابا نے سانول سے کہا، بیٹا تم چونک کیوں گئے؟ تمہارے چلے کا ٹائم نزدیک آ رہا ہے، اس لیے تمہیں اٹھایا ہے۔ اب تم یہ کھانا کھا لو اور چلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سانول نے کھانے کی ٹرے بابا جی کے ہاتھوں سے لے لی اور کھانا کھانے لگا۔ اس نے کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے کل والی جگہ پر جا کر چلنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک بہت ہی بھیانک چڑیل اس کے پاس آئی اور وہ سانول کو دھمکیاں دینے لگی، اے لڑکے یہ چلہ چھوڑ کر بھاگ جا ورنہ میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھے گا۔ مگر سانول نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنا چلہ جاری رکھا۔ وہ چڑیل اب اس کے نزدیک آنے لگی، مگر جیسے ہی وہ حصار سے ٹکرائی اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ وہیں جل کر راکھ بن گئی۔ کچھ دیر آرام سے گزر گئی، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد اس کو چیخو پکار کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ تانیہ کو ایک بہت ہی بدصورت شکل والے جن نے پکڑ رکھا تھا اور تانیہ اس کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی اور سانول کو بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، سانول مجھے بچا لو ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ دیکھو سانول میں زندہ ہوں، مجھے بچا لو، سانول مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ سانول تانیہ کو جن کے ہاتھوں میں دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ چلے سے باہر نکلنے لگا تو بابا جی کی آواز سنائی دی، بیٹا اپنا چلہ جاری رکھو، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، چلے سے اپنے حصار سے باہر مت آنا۔ سانول اس بوڑھے بابا نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، پلیز سانول مجھے اس جن سے بچا لو۔ اس جن نے تانیہ کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ سانول یہ دیکھ کر تڑپ اٹھا، وہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ وہ بھلا اپنے پیار کو مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس پر پیار کا بھوت سوار تھا اور اٹھا اور اپنے حصار سے باہر نکل گیا اور جیسے ہی وہ چلے سے باہر
निकला। देखते ही देखते तानिया एक बदसूरत शक्ल बन गई और एक चुड़ैल के रूप में सामने थी। सांवल ये देखकर डर गया, मगर अब क्या हो सकता था। इस जिन और चुड़ैल ने सांवल को पकड़ लिया और तड़पा तड़पा कर मार दिया। उधर बाबा जी को अपने इल्म के जरिए मालूम हो गया था कि उन्होंने सांवल को मार दिया है। वो बहुत परेशान हुए। इन्हें गुस्सा आने लगा कि अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं इस लड़के से ये चिल्ला कभी भी ना करवाता। वो तो मर गया है, अब काली डायन का खात्मा कौन करेगा। बाबा ने एक दरूद पढ़ना शुरू किया और उन्हें अपने इल्म के जरिए मालूम हुआ कि चांद नगर में एक ऐसा लड़का है जो ये काम कर सकता है। वो सोचने लगे कि अगर इसने भी सांवल की तरह हमाकत की तो फिर क्या होगा। हो सकता है कि इसको समझाने से ऐसी नौबत ही ना आए। मैं इससे ज़रूर मिलूँगा और इसको इस काम के लिए राज़ी कर लूँगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे बाबा जी चांद नगर की तरफ निकल पड़े और 2 दिन की मुसाफत के बाद वो चांद नगर पहुँच गए। बाबा जी को ये मालूम था कि तानिया के रूप में वो काली डायन गांव के सरदार अमीन के घर रहती है। बाबा सीधे अमीन के घर पहुँचे और अमीन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अहमद ने ही खोला। इसने बाबा जी को सलाम किया और बाबा जी ने कहा, क्या अमीन साहब घर पर हैं? जी, वो घर पर हैं, मगर आप कौन हैं बाबा? मुझे बस अमीन से मिलना है। मैं कौन हूँ सब कुछ इनको बता दूंगा। ठीक है बाबा जी, आप अंदर आ जाएं और बैठें, मैं इनको बुला कर लाता हूं। वो बाबा जी को अंदर ले आया और एक चारपाई पर बिठाया और ख़ुद कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद अमीन एक कमरे से बाहर आए और बाबा जी को सलाम किया और साथ ही बाबा जी के पास ही बैठ गया। जी बाबा जी, आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? इतने में अहमद एक ठंडे शरबत का गिलास ले आया और बाबा जी को दिया। बाबा जी ने वो शरबत पिया और फिर इन दोनों की तरफ देखा और कहा, मैं तुम लोगों को जो बात बताने वाला हूँ इसे मजाक मत समझना और ध्यान से सुनना। बाबा जी की ये बात सुनकर दोनों पूरी तरह मतवज्जो हो गए। बाबा जी बोले, तुम लोगों के घर में एक काली डायन रहती है। क्या क्या ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। वो काली डायन तानिया के रूप में है। मैंने अपने इल्म से इसका पता कर लिया है। तानिया तुम्हें खेतों से मिली थी ना? हाँ हाँ, अहमद ने जल्दी से कहा। दरअसल वो तानिया नहीं है, तानिया के रूप में वो काली डायन है। तानिया को तो इसने मार डाला था और इसके रूप में खुद ही आ गई थी। इसके जिस्म पर इसने कब्जा कर लिया था और इसको हर रोज़ तुम्हारे घर में अजीबो गरीब चुड़ैलें मिलने को आती हैं और चांद की 14 तारीख को ये चांद नगर और प्रेम नगर में तबाही मचाना चाहती हैं। जो तुम्हारे गांव में हर रोज़ एक लड़की गायब होती है ना, वो इसी की वजह से होती है और मैं अपने इल्म के ज़रिए ये मालूम कर लिया है कि इसको सिर्फ तुम ही ख़त्म कर सकते हो। अमीन बोला, बाबा जी ये कैसे हो सकता है? वो तो चंद माह से हमारे साथ ही रह रही है। हमने तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं देखी जो हमें जाहिर करे कि वो इंसान नहीं, इंसानी रूप में कोई चुड़ैल है। हाँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन मैं बहुत कुछ जानता हूँ। चांद की 14 तारीख को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना चांद नगर और प्रेम नगर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। हाँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर अहमद बोला, बाबा जी मैं इस गांव में कुछ भी नहीं होने दूंगा, बस मुझे ये बता दें कि मैं इसको कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। वो जज्बाती हो रहा था। बेटा, तुमको ऐसे कुएं से पानी लाना होगा जिस पर कुदरती तौर पर सुबह से शाम तक धूप पड़ती हो, और ये कुआं तुम्हें शमाल की जानिब एक बहुत बड़े सहरा में मिलेगा।
मैं इस कुएं से पानी जरूर लाऊंगा और चांद नगर और प्रेम नगर को तबाह होने से बचाऊंगा। मैं यहाँ के वासियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। मैं इस कुएं से ज़रूर पानी लाऊंगा। लेकिन बेटा, तुमसे पहले एक नौजवान ये काम कर चुका है, मगर वो जन्नात के बहकावे में आकर जान की बाजी हार गया है। वो कौन था बाबा जी? वो प्रेम नगर के सरदार का बेटा सांवल था। सांवल का नाम सुनकर अहमद और अमीन हैरान रह गए। बाबा ने अहमद से कहा, कहीं तुम भी इसकी तरह इसकी बातों में ना जाना। अगर ऐसा ही करोगे तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बाबा जी, अब तो मैं ये काम हर हाल में करूँगा। मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना होगा। बेटा, तुमको सहरा में जाना होगा, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत ही कम है और ये लॉकेट तुम अपने गले में डाल लो ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। तानिया, जो छुप कर इनकी बातें सुन रही थी, बाबा जी ने इसको देख लिया और कुछ पढ़कर इस पर फूंक मारी तो वो चीखने लगी और इनके सामने आ गई। वो तानिया से काली डाइन के रूप में आ गई थी। इसे देखकर सब खौफजदा हो गए। वो चिल्लाते हुए बोली, बर्बाद कर दूंगी मैं सबको अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की। इतना कहकर वो गायब हो गई। तुम चलो मेरे साथ ताकि इसका खात्मा कर सकें। ठीक है बाबा जी, मैं तैयार हूँ। हाँ बेटा, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। अमीन बोले, ये वो काम मुकम्मल करे जो सांवल अधूरा ये वो काम मुकम्मल करेगा जो सांवल अधूरा छोड़ गया था। अगर तानिया की वजह से ही गांव में कत्ल हो रहे हैं तो फिर इसका खात्मा ज़रूरी है। जाओ बेटा जाओ, खुदा की मदद तुम्हारे साथ है। अमीन ने कहा। वो फौरी तैयार हो गया और दोनों घर से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में बाबा जी ने जहाँ अपनी झोंपड़ी लगा रखी थी वहाँ वो पहुँच गए। बाबा जी ने अहमद को समझाया, बेटा, किसी से भी नहीं डरना है, बस अपना काम करते जाना। मैं तुमको वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। इतना कहकर बाबा जी ने कुछ पढ़कर अहमद पर फूंक मारी तो अहमद को अपना जिस्म हवा से भी हल्का महसूस हुआ। कुछ देर बाद अहमद को बाबा जी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा अपनी आंखें खोल दो। अहमद ने अपनी आंखें खोल दी। सामने सहरा था जहाँ हर तरफ रेत ही रेत थी। बेटा, आप सीधे ही चलते जाओ, तुम्हें वो कुआं मिल जाएगा। अहमद सीधा चलने लगा। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था कि इसको बहुत ही डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल दिखाई दी, जिसके बालों की जगह बड़े बड़े सांप लहरा रहे थे। इसकी दो शाखा जुबान बाहर को लटक रही थी। इसकी आंखें बाहर को उबली हुई थीं। अहमद इसको देखते ही डर गया। वो चुड़ैल बोली, मेरे होते हुए तुम इस कुएं से कभी भी पानी नहीं ले सकते। अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो बस वापस चले जाओ, वरना मेरे हाथ से जिंदा नहीं बच पाओगे। इसकी बातें सुनकर अहमद बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा रास्ता रोक कर दिखा। मैं इस कुएं से पानी लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। आगे चुड़ैल इसकी धमकी सुनकर इसकी तरफ बढ़ी और अहमद पर हमला कर दिया। लेकिन वो जैसे ही अहमद के जिस्म से टकराई तो इसके जिस्म को आग लग गई। वो बुरी तरह चीखने लगी, इधर उधर भागने लगी। अहमद की नज़रें इसकी तरफ ही थीं। इसका हौसला बुलंद हो गया था क्योंकि ये सब कुछ उसके गले में पड़े हुए लॉकेट की वजह से था, उस नूरानी लॉकेट की वजह से जो बाबा जी ने उसके गले में डाला था। फिर कुछ ही देर में वहाँ चुड़ैल की बजाय राख का एक ढेर पड़ा हुआ था। अहमद ने ये सब कुछ देखा और फिर आगे की तरफ चल दिया। लेकिन अभी वो कुछ दूर ही गया था कि इसको सामने से सांवल आता दिखाई दिया। इसको देखते ही अहमद चौंक कर रह गया। सांवल इसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। सांवल, तुम और यहाँ? हाँ मैं। इस बूढ़े ने मुझे धोखे से चिल्ले करवाए थे। जब मैं चिल्ले में कामयाब हो गया तो बुढ़े ने मुझे इस पुराने वीराने में भटकने के लिए छोड़ दिया। मैं सारा दिन अब इधर उधर
भटकता रहता हूँ कि मुझे कहीं से कोई भी आबादी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। घूम फिर कर यहाँ ही आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि तुम भी मेरी तरह बूढ़े के बहकावे में आ गए हो। बूढ़े ने अपने मकसद के लिए ही तो हमें यहाँ भेजा है, और तुमसे भी यही और तुमसे भी यहाँ से पानी मंगवाना चाहता है, और फिर तुमसे चिल्ला करवाएगा, और मेरी तरह तुम भी वही कुछ करते जाओगे जो वो बाबा कहता जाएगा। क्यों, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। लेकिन बाबा जी ने तो कहा था कि तुमको काली डायन ने मार दिया है। अहमद ने इसकी बातें सुनकर कुछ हैरान और कुछ परेशान होते हुए कहा, झूठ बोलता है वो बुढ़ा, सरासर झूठ बोलता है। एक बार मुझे वो मिल जाए, फिर देखना, एक एक बात का हिसाब लूंगा इस बुढ़े से। वो बातें कर रहा था और अहमद इसकी तमाम बातें गौर से सुन रहा था। इसको यकीन आ रहा था कि जैसे वो सच कहता हो, लेकिन जब इसकी नज़र सांवल के पांव पर पड़ी तो कांप सा गया। इसके पांव उल्टे थे, बिल्कुल जिन भूतों की तरह, डायनों की तरह। वो समझ गया कि सांवल के रूप में ये कोई डायन है, ये सांवल नहीं है। लेकिन इसने सांवल पर कुछ भी जाहिर न होने दिया और बोला, यार सांवल, मेरे दोस्त, तुम मुझे मिल गए। मैं तो तुम्हारी ही तलाश में यहाँ आया था। मुझे पता था कि बुढ़ा झूठ बोल रहा है। आओ मेरे गले लग जाओ। ये सुनकर वो अहमद की तरफ बढ़ने लगा। सांवल को कुछ भी मालूम न था कि अहमद के गले में लॉकेट है। वो जैसे ही अहमद के साथ टच हुआ, इसको बिजली की तरह एक शदीद झटका लगा और दूर जा गिरा, और देखते ही देखते इसको आग लग गई और वो अहमद के सामने ही तड़पने लगा, और तड़पते तड़पते वहीं ठंडा हो गया और इसका जिस्म भी राख का एक ढेर बन गया। वो वहाँ से चल दिया और कुएं की तलाश करने लगा, लेकिन इतनी तलाश के बाद भी इसे अभी तक कुआं न मिला था। वो थक हार कर एक जगह बैठ गया और परेशान हो गया कि इसे कुआं कहाँ मिलेगा। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के बाद उठा और एक बार फिर इसने तलाश शुरू कर दी, और इसे वो कुआं नजर आ गया। वो आगे इसके नज़दीक पहुंचा और ये देखकर इसको हैरत हुई कि वो कुआं बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का था, और इस कुएं के पानी पर कुदरती तौर पर धूप पड़ रही थी। इस कुएं के पास ही एक रस्सी और लोटा पड़ा हुआ था, जैसे इस कुएं से कोई पानी भरता हो। अहमद ने इसकी मदद से कुएं से पानी निकाला और इसे एक बोतल में भरने लगा। जैसे ही इसने पानी बोतल में भरा तो इसके सामने एक धमाका हुआ। इससे वही काली डायन सामने आ गई और इसने आते ही अहमद पर हमला कर दिया। मगर खुशी की बात यह थी कि अहमद के गले में लॉकेट होने की वजह से वो इसे छू भी न सकी। अहमद को बाबा जी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा, वो कुएं का पानी इस काली डायन पर डाल दो, वो मर जाएगी। अहमद ने ऐसा ही किया। फुर्ती के साथ वो पानी इस चुड़ैल पर उंडेल दिया। पानी पड़ने की देर थी कि इस काली डायन को आग लग गई और फिर वो वहीं ढेर हो गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ सिर्फ राख का ढेर था। अचानक दूर से अहमद को बाबा जी आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने देखकर अहमद को रूहानी सी खुशी मिली। वो सोच रहा था कि इसके हाथों कितना अहम काम सर अंजाम हो गया है, और ये सब बाबा जी की वजह से ही हुआ था। अगर बाबा जी हमें कुछ भी ना बताते तो हो सकता था कि इनके गांव तबाह बर्बाद हो जाते। बाबा जी चलते हुए इसके पास पहुंच गए। बेटा, तुमको मुबारक हो, तुमने काली डायन को ख़त्म कर दिया है। अब तुम्हारे गांव को कोई भी खतरा नहीं है। आओ, अब हम यहाँ से चलते हैं। तुम आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारे गांव में तुम्हें पहुँचाए देता हूँ। अहमद ने आंखें बंद की तो इसे ऐसे लगा जैसे हवा इसे लिए उड़ती जा रही हो। कुछ ही देर में वो गांव जा पहुँचे थे कि खोलते ही इसके सामने वो वीराना ना था, बल्कि इसका अपना गांव चांद नगर था,
जहां अमीन और रहमान इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसने काली डाइन को मारने की खबर सबको सुना दी। वो सब बहुत खुश हुए और जब इसने सांवल के मरने की खबर सुनाई तो रहमान की आंखों में आंसू आ गए, मगर इसे खुशी भी थी कि चांद नगर और प्रेम नगर एक बहुत बड़ी तबाही से बच गए थे। उन्होंने बाबा जी का भी शुक्रिया अदा किया कि इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि इनके बगैर वो ये सब ना कर सकते थे। आज इस वाक़या को 15 साल बीत गए हैं और चांद नगर और प्रेम नगर के दरमियान वो नदी सूख चुकी है और वहाँ काफ़ी आबादी हो चुकी है और दोनों गांव एक हो गए हैं और इसका एक नया नाम रखा गया। अहमद की शादी हो चुकी है और एक दिन अहमद बाज़ार किसी काम से गया तो इसे एक ऐसा आदमी मिला जो बिल्कुल सांवल की शक्ल सूरत का था। अहमद न चाहते हुए भी इसके पास गया और इसने इससे पूछा तो इसने सांवल नाम बताया, जिसे सुनकर अहमद दंग रह गया और सोचों में डूब गया। जब काफ़ी देर वो सोचों की दुनिया से बाहर आया तो इसके सामने कोई न था। अहमद ने इस बारे में काफ़ी सोचा, मगर इस दिन के बाद वो सांवल नाम का आदमी इसे फिर कभी दिखाई न दिया। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।